All right, friends, welcome to the third lecture for your class 11th in CERT, geography. Okay, so let us start with the continental drift theory. सभी को पता हो, everybody might have read about this theory at least once. और इसमें क्या है? So basically, ये कहा जाता है कि once we were a super, all right, we were a super continent. हम एक सुपर कॉन्टिनेंट थे जिसका नाम क्या था? पैनेजिया. ओके, पैनेजिया या पैंजिया था नाम हमारे कॉन्टिनेंट का, सुपर कॉन्टिनेंट का. एक ही कॉन्टिनेंट थे हम, और एक मेगा ओशन था. ओके, एक मेगा ओशन था जिसका नाम क्या था? पैंथेलासा. ओके, सो इसको जो है वो कैसे प्रूव किया गया? तो बेसिकली ये बोला गया कि अटलांटिक कोस्ट लाइन जो है वो सिमेट्रिकल है. जो अटलांटिक कोस्ट लाइन का मतलब क्या है दोस्त? What is Atlantic coastline? It means your North America, Eastern North America, Eastern South America, Western Africa and Western Europe. Yes, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर बीच में आपका है, तो ये एकदम पजल की तरह फिट हो रहा है. इफ यू लुक एट साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका, आपने देखा कैसे वेस्टर्न अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ब्राजील बल्जिंग है, इस टाइप से बल्जिंग है. और आपका जो वेस्टर्न अफ्रीका है वो कैसे है? इस टाइप से उसमें भी है. तो इट लुक्स लाइक कि कोई वेट कर रहा है उसमें एक पजल डालने के लिए. ओके, तो दैट्स हाउ दिस जिगसॉ थ्योरी जो है, जिगसॉ पजल है. ऑलराइट, उसी के लिए हमने बोला कि देयर माइट बी दिस थिंग, कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था और वो निकला था. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था? हु गेव, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हु गेव. सो देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड अल्फ्रेड वैगनर. उसकी थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी. ऑलराइट, 1912 में आया था. ये आइडिया जो है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हो सकता था, ये अब्राहम ऑर्टिलियस ने दिया था, और एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इसको सबसे पहले डिपिक्ट किया था. ओके, ठीक है. तो ये क्या बोला जा रहा है कि पैनेजिया जो है, इट स्प्लिट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. दो पार्ट में. ओके, ऐसे बोला जाता है, अंगोरा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ऐसे बोला जाता है. लेकिन हम क्या बोलते हैं, पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. ओके, और लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड जो है वो फ्रैगमेंट हो गया मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में बाद में. अब इसके लिए सबसे पहले तो जिग्सॉ थ्योरी है, कि जिग्सॉ पजल के तरह सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं. तो इट माइट बी, ओके, इट माइट बी कि एक ही कॉन्टिनेंट से निकले होंगे. दूसरा क्या है? रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस. तो जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग हुआ है उससे हमें क्या पता चला है? हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज करना होगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में. C14 याद है आपको? कार्बन 14 आइसोटोप, कार्बन डेटिंग, ये सारे जो है, C12 C14 आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके पीछे का साइंस पढ़ना पड़ेगा. किसमें? SNT में. ओके, एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील मैच दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका. अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट ऑन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका सजेस्ट रीसेंट सेपरेशन. मतलब जो रॉक है ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट का और जो वेस्टर्न अफ्रीका का रॉक्स है, दे आर ऑफ द सेम ओरिजिन. ओके, उनका जो ओरिजिन है और उनका जो टाइमलाइन है वो एकदम सेम है, एज इफ कि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे. देन टिलाइट, व्हाट इज दिस? दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम ग्लेशियल डिपॉजिट. Gondwana system stellite found in various southern hemisphere land masses. It indicates past glaciation and continental drift. तो यहाँ पर क्या है? जो गोंडवाना सिस्टम का ग्लेशियल डिपॉजिट है, इट इज फाउंड इन वेरियस सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, ऐसा भी कहा जाता है कि जो ईस्टर्न ब्राजील है वहां पर जो आपको गोल्ड मिला था, ओके, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू द गोल्ड डिपॉजिट्स इन वेस्टर्न अफ्रीका. और उसी से हमें ये पता चलता है कि एक हो सकता है कि एक समय में दोनों एक दूसरे के पार्ट थे.
प्लेसर डिपॉजिट, तो ये जो घाना कोस्ट है, ओके, घाना कोस्ट के पास जो गोल्ड गोल्ड मिला है, उसका कोई लोकल सोर्स नहीं है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पर, ओके, क्योंकि आपको पता है ना, घाना घाना जो है इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्ड, और गोल्ड कोस्ट भी बोला जाता है उस एरिया को, है ना, गोल्ड कोस्ट। सो ये जो एरिया है उसका कोई ओरिजिन नहीं है अफ्रीका, पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ मिलता है, उसका ओरिजिन कहाँ मिलता है, उसका ओरिजिन ब्राजील में मिलता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो ये किसको, ये किसको समझ में आ रहा है दैट यार ये अफ्रीका में सोर्स नहीं है, कितना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, एंड इट इट माइट बी कि एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे वो, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात जिगसॉ की तरह फिट हो रहा है एक दूसरे पे, ओके। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, लेमूर्स फाउंड इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका सजेस्ट ए फॉर्मर लैंड ब्रिज, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका के जो लेमूर्स है, ओके, तो जो लेमुरियंस हैं उनको क्या पता चल रहा है, वी आर कमिंग टू नो अबाउट दिस फैक्ट कि इंडिया के, मेडागास्कर के और अफ्रीका के लेमूर सेम है। सेम कैसे हो सकता है, देयर माइट बी सम इक्वल लैंड ब्रिज, देयर माइट बी सम जॉइंटनेस, ओके, जॉइंटनेस होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो लेमूर्स इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स ऑफ ट्विटर ब्रोस, है ना। मीसोसॉरस फॉसिल्स ओनली इन सदर्न अफ्रीका एंड ब्राजील, तो मीसोसॉरस के फॉसिल्स आपको कहाँ मिले, सदर्न अफ्रीका और ब्राजील में, और कहीं क्यों नहीं मिले, हो सकता है कि और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में क्यों नहीं मिला, अब ब्राजील में हजारों किलोमीटर दूर, ओके। देन फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, सो वैगनर का एक्सप्लेनेशन क्या था कि कैसे अलग हो गया, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो था जिसको हम पैनेजिया कहते हैं, और एक सुपर ओशन था पैंथेलासा, पैंजिया अलग कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा पोलर फ्लीइंग फोर्स विच इज रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन, देन टाइडल फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन कॉजिंग ओशियानिक टाइड, उससे धीरे 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 करके अलग हो गया। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो टाइडल फोर्स है और जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो अगर ये बात सच है, तो डू यू थिंक दैट आज भी हमारा लैंड इंच कर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा वापस हम लोग फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, कुड इट बी द केस, ओके। सो बट दिस वाज जंक्ड, दिस वाज जंक्ड सॉर्ट ऑफ, एंड दिस सेड कि ऐसा नहीं है। ऑलराइट, सो ये 2012 जो करके एक मूवी आई थी 2012, उसका भी स्टोरी यही था, that everything got submerged, and then after some time land started coming back, post drift studies, so new discoveries क्या थी, so post world war II discoveries enriched geological knowledge, ocean floor mapping start हो गया, ocean floor mapping revealed insights into oceans and continent distribution। तो जो वैगनर ने थ्योरी दी थी, वैगनर की थ्योरी के समय उतना कुछ सीरियस नहीं था, साइंस हमारे पास नहीं था कि हम प्रूफ कर सके, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था, कुछ किसी चीज की डिस्कवरी हुई थी क्या, जिससे हम वी वर एबल टू मैप द ओशन फ्लोर, सोनार, सोनार की, यस। तो ये सोनार किस पे वर्क करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएनटी, रेडार सोनार किस पे वर्क करता है, तो जैसे बैट्स को देखा आपने, रिफ्लेक्ट करते हैं, एक रेडियो वेव्स भेजता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है वापस, तो हमें पता चलता है कि उसके बेसिस पे हमें पता चलता है, जैसे बैट्स करते हैं, ओके, यस सॉर्ट ऑफ, हाँ कर सकते हैं रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, सो ही प्रपोज्ड कन्वेक्शन करंट्स इन मैंटल ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उन्होंने क्या कहा कि देयर आर कन्वेक्शनल करंट्स इन द मैंटल ऑफ द अर्थ, कल हमने पढ़ा था ना, मैंटल, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, तीन चीज के बारे में हमने पढ़ा था।
Okay, thermal differences in mantle drive these currents. They suggested a mantle wide system of such currents. Okay, they proposed as an alternative to explain forces behind continental drift. तो यहां पर क्या बोला गया कि ये टाइडल waves की वजह से नहीं हुआ. Do you think that tidal waves will have so much pull as to, start pulling the earth apart? Okay, या ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है कि अर्थ के रोटेशन से ऐसा हो जाए. तो बहुत लोगों को ये गवारा नहीं था, एंड दे सेड कि पॉसिबल नहीं है. तो दे सेड कि नहीं हो सकता है. इट माइट बी ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स. ओके, इट माइट बी ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इनसाइड द अर्थ. ओके, इनसाइड द अर्थ. और ये जो मैंटल वाइड सिस्टम में ये जो करंट होता है उसके वजह से हम हो सकता है हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो टूट गया हो. ऑलराइट, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर. तो आफ्टर वॉर डिटेल्ड मैपिंग हुआ था विच रिवील्ड सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस. आपको पता है ना विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? अगर मैं उस वे में बात करूं, एक्चुअल हाइट की बात करूं, तो सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? इट इज मोना किया. मोना किया इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 meters. और जो आपका माउंट एवरेस्ट है दैट इज 8500 8600 meters. मोना किया क्या है? मोना किया इज बेसिकली ए सबमर्ज माउंटेन. तो मोना किया जो है 10,000 मीटर तक ओके लंबा है. एंड वो जो है वहां पर अभी ऑब्जर्वेटरीज लगती है, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत कम है. मतलब इट्स लाइक आप ऐसे समझो, अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, तो सपोज दिस इज द ओशन. तो सिर्फ इतना पार्ट ऊपर है, कुछ फीट ऊपर है उसके, और नीचे 10,000 फीट तक है. ऑलराइट, और उसके यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज लगाए गए हैं नासा नासा के द्वारा. नासा जो है उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज, रेडार, ये सारी चीजें जो है उसने मोना किया के ऊपर लगा रखा. यस. डीप ट्रेंचेस वेयर फाउंड आफ्टर द डिटेल्ड ओशन मैपिंग. तो इसमें मारियाना ट्रेंच आपने सुना होगा. मारियाना ट्रेंच, इट्स द डीपेस्ट इट्स द डीपेस्ट ट्रेंच इन द इंटायर वर्ल्ड. कहां पर है दोस्त मारियाना ट्रेंच? इट्स इन पैसिफिक ओशन नियर फिलीपाइंस. करेक्ट. ओके, और कौन कोई कोई ट्रेंच आपको पता है? डू यू गाइस नो अबाउट any oceanic trench that you know? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको ट्रेंच जो है. ऑलराइट, आपको ट्रेंच के बारे में, ठीक है, देर आर, हाँ, इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस में मारियाना ट्रेंच सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके साथ एक टोंगा ट्रेंच. टोंगा पता है क्या है? टोंगा इज एन आइलैंड कंट्री. टोंगा इज एन आइलैंड कंट्री. इट्स कैपिटल इज आई थिंक फूना फाटी करके कुछ है, फूना फूटी या फूना फाटी करके उसका कैपिटल है. टोंगा ट्रेंच जो है. ओके, और क्या हो सकता है? एनी मोर ट्रेंचेस? सो देर इज दिस बोगन विले ट्रेंच. कहां पर है? न्यू गिनी के पास है. ओके, सो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ठीक है. वेयर इज कामचातका? एनीबडी नो अबाउट द कुरिल कामचातका ट्रेंच? रशिया में है. ब्यूटीफुल. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हमने ऑयल के लिए ओएनजीसी ने कुरिल और कमचातका वाले एरिया में उन्होंने अपना जो ऑयल फील्ड है उसमें इन्वेस्ट किया था. सो इट माइट कम इन द मैपिंग सेक्शन. ओके, तो उसमें क्या था, उसका नाम क्या था ऑयल का? आई एम फॉरगेटिंग. एक उराल ऑयल था, एंड द सेकंड वन वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑयल फील्ड जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया था? देर आर टू ऑयल फील्ड्स इन रशिया. हाँ, जापानी ऑयल फील्ड है, जापान के पास है, नॉट जापानी ऑयल फील्ड, बट जापान के पास है. देर इज दिस उराल ऑयल फील्ड, एंड देर इज दिस उराल ऑयल फील्ड, एंड देर इज साखालिन. यस, साखालिन ऑयल फील्ड. ठीक है, साखालिन ऑयल फील्ड है. ये याद रखना, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत न्यूज में था.
ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो ओशन फ्लोर जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड द रिलीफ फीचर। कौन कौन सा डिवीजन है? सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। सो दिस शोज द ट्रांजिशंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। क्या क्या कंपोनेंट होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में? आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज एंड द डीप ओशियानिक ट्रेंचेस। दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ओके, then abyssal plains. These are extensive flat plains between continental margins and mid oceanic ridges. तो mid oceanic ridges और continental margins के बीच में जो flat plains होता है उसको हम क्या बोलते हैं? abyssal plain. Then comes your mid oceanic ridges. इसमें क्या आता है mid oceanic ridges में? So these are interconnected chain of underwater mountains. Please remember this. This can be an important question. All right. तो यहां पर क्या बोल रहा है? ये जो है आपका ये पर्टिकुलर चीज, दिस इज इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ अंडर वाटर माउंटेन। ओके, ओशियानिक रिज से ज्यादा थिकर क्रस्ट है ना? कॉन्टिनेंटल इज वेरी थिक, इट इज एज मच एज 7 टाइम्स। कल हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट कैन बी एज थिक एज 70 किलोमीटर्स इन द माउंटेन्स, इन द माउंटेन एरियाज। whereas ओशियानिक क्रस्ट कितना होता है? 10 किलोमीटर्स मैक्स टू मैक्स। और एवरेज कॉन्टिनेंटल कितना होता है? 30 किलोमीटर्स। राइट। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ सरफेस आपको कहाँ मिलेगा? मिड ओशियानिक रीजन में मिलेगा। और ये कौन से कौन से ओशन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है? in which ocean is the mid oceanic? It is, yes, very excellent, Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा आपको प्रोमिनेंट मिड ओशियानिक रिजेस मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है ना, एक सिटी है अटलांटिस, देयर इज दिस सिटी, सबमर्ज सिटी ऑफ अटलांटिस, एंड पीपल हैव स्पेंट a lot of money to find it. ओके, तो ऐसा बोला जाता है वो अटलांटिक, ओके, अटलांटिक ओशन के अंदर रहता है लॉस्ट सिटी। फीचर्स क्या क्या है उसमें? सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम। ओके, आपके मिड ओशियानिक रिजेस का क्या क्या फीचर है? जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम में। देन देयर इज अ फ्रैक्शनेटेड प्लेटू, it's a plateau like structure along the mid oceanic ridge, and then flank zone. These are the surrounding areas of the ridge. Distribution of earthquake and volcanoes. तो मिड ओशियानिक रिज में अर्थक्वेक फोकाई, मतलब फोकस जो हम बोलते हैं, ओके, शैलो कॉमन वोल्केनिक इरप्शंस ब्रिंगिंग लावा टू सरफेस। मिड ओशियानिक रिजेस में क्या होता है? देयर आर, ओके, बेसिक कॉमन जो उसका फोकस होता है वो शैलो होता है अर्थक्वेक का इन द मिड ओशियानिक रिजेस, और जो कॉमन वोल्केनिक इरप्शंस होता है उससे क्या होता है? लावा सरफेस पे आता है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? बेसिकली अगर ये देखना है आपको तो आपको हवाई जाना पड़ेगा। ओके, ये देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हवाई जाना पड़ेगा। ओके, देन अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एंड द पैसिफिक रिम। तो पैसिफिक रिम इज ए GS1 मेंस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, डीप सीटेड अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलता है, वेयर एज मिड ओशियानिक रीजन में क्या मिलता है? शैलो, फोकस इज शैलो, मतलब बहुत ऊपर की तरफ होता है। वेयर एज यहाँ पर जो फोकस बनता है आपका अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और पैसिफिक रिम में, दैट इज, ओके, डीप, डीप फोकस, मतलब अंदर तक रहता है। And rim of Pacific is known as rim of fire due to the active volcanoes. This was the question in your mains examination. अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? दैट मिड ओशियानिक रिजेस जो है वहां पर कॉमन वोल्केनिक इरप्शंस होता है। लावा जो है वो ब्रिंग्स सिमिलैरिटीज इन रॉक्स। एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज अवे फ्रॉम क्रेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो रॉक्स का एज होता है वो एज यू गो अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, ओके, आपका वो बढ़ते जाता है। ओशियानिक क्रस्ट रॉक्स यंगर
then continental rocks. This is very important. This is absolutely important. ये जो oceanic crust होता है वो young होता है compared to the continental. Okay, प्लीज रिमेंबर दिस. ओशियानिक क्रस्ट में जो रॉक मिलता है वो क्या होता है, यंग होता है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक. थिन ओशन फ्लोर सेडिमेंट आपको देखने को मिलता है विच इज नॉट ओवर 200 मिलियन ईयर ओल्ड. तो इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन. यू माइट से कि यार 200 मिलियन ईयर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंपेयर करो आप ओके टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स तो बहुत यंग है. कहाँ 3200 मिलियन ईयर्स और कहाँ 200 मिलियन ईयर्स, राइट. अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन. सो डीप ट्रेंचेस, वहां पर हमें डीप सीटेड अर्थक्वेक देखने को मिलता है. एंड देन मिड ओशियानिक रिजेस में हमें शैलो अर्थक्वेक देखने को मिलता है. ऑलराइट, ये प्लीज रिमेंबर द फोकस और द फोकाई इज शैलो, और वेयर एज इन द ये अल्पाइन हिमालयन बेल्ट द फोकस इज डीप. फिर हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस आया था 1961 में. तो उन्होंने क्या कहा कि कांस्टेंट इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस एट ओशियानिक रिजेस कॉज द क्रस्ट रप्चर, द न्यू लावा पुश द क्रस्ट, और यंगर ओशियानिक क्रस्ट स्प्रेडिंग डजंट श्रिंक एग्जिस्टिंग क्रस्ट. ओके, जिससे क्या वो बोल रहे हैं कि श्रिंकेज नहीं हो रहा है. जो यंग ओशियानिक क्रस्ट, अभी जैसे हमने बात की कि ओशियानिक क्रस्ट इज ओनली 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ओके, तो इसने क्या कह रहा है कि वो श्रिंक नहीं कर रहा है, उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट है, जो पहले से क्रस्ट है, वो श्रिंक नहीं कर रहा है. ऑलराइट, इट पुश्ड ओशन फ्लोर सिंक्स एट ट्रेंचेस, ओके, एंड गेट्स कंज्यूम्ड. जो ये ओशन फ्लोर का स्प्रेडिंग हो रहा है ओके उससे क्या हो रहा है, जो ओशन फ्लोर है वो ट्रेंचेस में सिंक कर रहा है और वहां पर इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड. तो उसके वजह से हमें देखने को मिल रहा है सी फ्लोर का स्प्रेडिंग. देन कम्स योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? सो 1967 में इसको मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन लेके आए थे. टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है? सो दीज आर मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक लिथोस्फेयर. कल हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर के बारे में. ऑलराइट, तो यहां पर क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही होता है ना. सपोज दिस इज दिस प्लेट and then there is another plate. तो अर्थ इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑफ दीज प्लेट्स. और उसके बाद वो क्या होता है, एक के ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, और वो या तो अलग अलग जाता है या तो एक दूसरे के ऊपर जाता है या अलग अलग जाता है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके थ्रू व्हेन यू नो एक दूसरे के ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. और एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होता है, व्हेन दैट हैपेंस, जब एनर्जी रिलीज होता है तो व्हाट वी सी earthquake. Okay, we see earthquake. Okay, और इसने क्या बोला, प्लेट्स जो है दे मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स. तो यही प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो एनर्जी जब रिलीज होगी, एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ते हैं तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो यू गेट व्हाट, यू गेट earthquake. सो आपको किस टाइप के प्लेट्स होते हैं? हैव यू गाइस heard about different kinds of plate? Converging, diverging. Okay, then there are plate also which move parallelly to each other, है ना. लिथोस्फेयर क्या होता है? इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मैंटल. प्लीज रिमेंबर दिस, कल हमने बात की थी कि क्या क्या होता है. क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, फिर लास्ट में अर्थ के सबसे अंदर क्या होता है, कोर. ओके, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ये तीनों के बारे में बात की थी. तो लिथोस्फेयर में क्या होता है, क्रस्ट और टॉप मैंटल, मतलब मैंटल का ऊपर वाला पार्ट, ये आपका लिथोस्फेयर में होता है. द थिकनेस वेरीज 5 to 100 किलोमीटर इन ओशियानिक और 200 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल. तो हमें दो चीज पता चल रही है. सबसे पहले, लिथोस्फेयर इज थिनर इन द ओशंस एंड इट इज थिकर इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज. यस, एंड दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है कि जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स वगैरह है दैट इज ओल्डर at 3200 million, 3.2 billion years old, whereas your oceanic rocks, they are
यंगर एट 200 मिलियन ईयर्स। प्लेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सो देयर आर कॉन्टिनेंटल वर्सेस ओशियानिक प्लेट्स। दो प्लेट होते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल होता है, एक ओशियानिक प्लेट होता है। ओके। Earth's lithosphere, it is divided into 7 major and minor plate. So have you guys heard about this Nazca plate, Coco plate? इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना? Okay. Then you have got in the surroundings young fold mountain ridges, trenches, faults that exist around the major plates. तो major plate के around, okay. तो यहाँ का जब subduction होता है, तो you might have heard ना कि ये प्लेट बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली वॉलेटाइल है, सबडक्शन हो रहा है उसका, सबडक्शन ऑफ वन प्लेट टुवर्ड्स द अदर। तो आपको पता है ना कैसे हिमालयन माउंटेन्स बना? यूरेशियन प्लेट में जब इंडियन प्लेट चला गया, एंड देन उसके वजह से सी ऑफ टेथिस जो है वो ऊपर उठ गया। इसीलिए वाई इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते आपको फिशेस मिलेंगी, फिशेस का जो फॉसिल है ना? why you will find the fossils of fishes at so high, उतने ऊपर हाइट पे, हिमालयन हाइट्स पे, बिकॉज सी ऑफ टेथिस के जो मरीन लाइफ होता था उसी का वो फॉसिल है। अब वो आपको ऊपर मिल रहा है, विच इज वेरी आयरॉनिकल, है ना? विच इज वेरी आयरॉनिकल कि जो फिशेस जो है वो जमीन से उठ के उसका आसमान में चला गया। यस। प्लेट मूवमेंट। सो उन्होंने क्या कहा था कि वैगनर के क्या थ्योरी थी कि कॉन्टिनेंट मूव करता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगर याद होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला गया बाद में, दैट द प्लेट मूव्स नॉट द कॉन्टिनेंट। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट विच मूव्स, इट इज द प्लेट, एंड वन कॉन्टिनेंट कैन बी मेड अप ऑफ मल्टीपल प्लेट्स, यस और नो? एक कॉन्टिनेंट मल्टीपल प्लेट से बन सकता है ना? कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ प्लेट्स, प्लेट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव करते हैं, इट इज द प्लेट विच मूव्स, एंड दैट इज necessary for your continental drift theory to work. Continents wandered throughout geological periods. Pangea is a result of converging plates. ये जो Pangea है, it's the result of converging plates. And then जब वो निकला तो that is the result of diverging plates. Okay? तो ऐसा कहा जाता है कि एक चीज कभी स्थिर नहीं रही, एक चीज कभी स्थिर नहीं रही। हम पहले एक कॉन्टिनेंट थे, फिर हम बाद में टूट गए, फिर हम एक कॉन्टिनेंट बने। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इन द कमिंग ईयर्स हम एक फिर से एक बार एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए? यस। तो ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पोजिशन क्या है? सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पोजिशन इज ट्रेस्ड फ्रॉम द नागपुर एरिया रॉक एनालिसिस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो अगर आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ से आया, तो नागपुर एरिया के, तो नागपुर एरिया में आपको क्या मिलेगा? कैन आई से इट इज द एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल, दैट पर्टिकुलर एरिया, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड योर तेलंगाना वगैरह जो एरिया है वाला एरिया है। हाँ, राइट। तो वहां पर आपको ब्लैक सॉइल वगैरह मिल जाएगा। तो जो नागपुर एरिया का रॉक्स है उसको एनालाइज करके हमें पता चलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या पोजीशन है। आपको पता है एक बात की, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वंस वेरी नियर टू अंटार्कटिका, ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट इज वेरी वेरी नियर टू अंटार्कटिका। क्योंकि जब हम लोग एक सुपर कॉन्टिनेंट थे तो अंटार्कटिका के पास थे हम लोग। मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं? सो अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियानिक प्लेट्स। देन यू हैव गॉट द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स जिसमें आपको वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर मिलता है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट बाय द कैरिबियन आइलैंड्स। ऑलराइट। कैरिबियन आइलैंड्स जो है उससे सेपरेटेड है नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट में आपको वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर मिलेगा, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बाय द कैरिबियन आइलैंड्स। तो कैरिबियन आइलैंड्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को और क्या सेपरेट करता है? इज देयर समथिंग विच सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका?
Have you guys heard about this Isthmus of Panama? Yes. Then comes your Pacific plate. उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. Isthmus of Panama is basically not joining. Okay, it's not joining. It's basically आपको बता रहा है कि यहाँ पर एंड हो रहा है नॉर्थ अमेरिका, और उधर से आपका वहां से Isthmus of Panama के साउथ से स्टार्ट हो रहा है. ओके. So Isthmus of Panama is something which is signifying. All right, it is signifying the breakup of those two continents. कि इसके नीचे क्या हो रहा है, इसके नीचे आपका स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. करेक्ट. तो पनामा कैनाल भी आपको, ओके, पनामा कैनाल भी आपको ये है, और ये सेपरेट करता है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. ये इस्थमस ऑफ पनामा किसको सेपरेट करता है, कोई आइडिया? इट सेपरेट्स द कैरिबियन सी. इट सेपरेट्स द कैरिबियन सी फ्रॉम पैसिफिक ओशन. ये याद रखना. ओके. कैरिबियन सी को किससे सेपरेट करता है? पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है. ओके. और यहां पर जो है बेसिकली बताता है, ओके, ये बताता है कि इसके साउथ में आपका साउथ अमेरिका है और इसके नॉर्थ में आपका नॉर्थ अमेरिका है. ठीक है. इट कैन बी सेड, हाँ कह सकते हो आप, इट कैन बी सेड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक, बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज द सेपरेशन. ओके, इट ऑल्सो सिग्निफाइज द सेपरेशन. देन कम्स योर अफ्रीका प्लेट. तो ये मेजर प्लेट्स है. टोटल कितने मेजर प्लेट्स हुए? टोटल 6 मेजर प्लेट्स आपके हुए. ओके. टोटल 6 मेजर आपके प्लेट्स हुए. ठीक है. यस. हाँ, ये आप कह सकते हो. इट इज नॉट बट इट इज सेपरेटिंग, राइट? इट इज सेपरेटिंग व्हाट? इट इज सेपरेटिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को सेपरेट कर रहा है, राइट? ओके. चलो. Same thing you can see, yeah, not the continent, you are correct, not the continent, but it signifies, okay, signifies that उसके साउथ में, इस्थमस ऑफ पनामा के साउथ में आपका साउथ अमेरिका है और नॉर्थ में आपका नॉर्थ अमेरिका है. इट इज कनेक्टिंग द लैंड मास, बट इट इज सेपरेटिंग द ओशंस. आपको पता चल जाएगा once that happens. Okay, once that happens कि कहां से आपका स्टार्ट हो रहा है. ओके. ये सेम थिंग जिब्राल्टर आपने सुना होगा. जिब्राल्टर आपने सुना होगा. कहां पर है जिब्राल्टर? जिब्राल्टर इज इन बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन. अफ्रीका और यूरोप का लिंक है. एंड हु विच कंट्री कंट्रोल्स जिब्राल्टर? ब्रिटेन. ओके. कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? ओके. सो लिटरली स्पैनिश मेनलैंड पे एक ब्रिटिश कॉलोनी है. राइट. एक स्पैनिश मेनलैंड पे ब्रिटिश कॉलोनी है. यस. करेक्ट. हाँ, यू आर करेक्ट. Isthmus is something which separates the oceans, and a strait is the something which separates the landmass. अब आ जाओ माइनर प्लेट्स में. माइनर प्लेट्स में आपको कोको प्लेट मिलेगा. इट इज बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट. नाजका प्लेट मिलेगा बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कॉल्ड नाजका लाइंस. Have you guys heard about these Nazca lines? So Nazca lines are perfectly symmetrical lines. ये जो नाजका लाइंस होते हैं, दीज आर परफेक्टली सिमेट्रिकल लाइंस विच इज फाउंड इन साउथ अमेरिका. ओके. तो साउथ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के, मैपिंग के वजह से. अगर आप देखो लिथियम ट्रायंगल और लेक टिटिकाका, ओके, देन माचू पिचू, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला. अभी गयाना और वेनेजुएला में फाइट हो रहा है. यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दैट? गयाना और वेनेजुएला में फाइट हो रहा है, तो उन दोनों का भी एस्क्विबो एरिया के लिए, तो उन दोनों के लिए. सो वेनेजुएला वांट्स 70% ऑफ गयानीज टेरिटरी बिकॉज वहां पर ऑयल मिला है. सो गयाना को, उनको चाहिए गयाना, दे वांट गयानाज टेरिटरी बिकॉज ऑयल रिच है वो.
इसीलिए वो बुली कर रहे गयाना को। देन कम्स योर अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट आपका सऊदी अरेबियन लैंड मास में है। एंड देन फिलिपाइन प्लेट, इट इज बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। एंड देन कम्स योर कैरोलाइन प्लेट। कैरोलाइन प्लेट इज बिटवीन फिलिपाइन एंड इंडियन प्लेट। एंड देन फाइनली आपका फूजी प्लेट है। फूजी इज अ कंट्री, नहीं, फीजी इज अ कंट्री, नॉट फूजी। इट्स अ प्लेट, फूजी इज अ प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड रादर फिजी इज अ कंट्री, आइलैंड कंट्री। आपको याद होगा यहाँ पर 30% 40% पॉपुलेशन इंडियंस का। इंडियंस का जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पर। हिंदी इज अ लैंग्वेज। नो, बिहारीज, दे नॉट गुजरातीज, दे आर बिहारीज, इंडेंचर्ड लेबर्स। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, लेट अस सी। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, divergent boundaries. So the new crust generated as plates pull away from each other. तो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज वन प्लेट बाउंड्री, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है। ओके, तो पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। साइड्स ऑफ प्लेट सेपरेशन आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। जहां पर प्लेट का सेपरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं स्प्रेडिंग साइड। Example is the mid-Atlantic ridge which separates American plate from Eurasian and African plate. तो अमेरिकन प्लेट जो है जिस तरीके से सेपरेट हो रहा है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से, उसको हम देख के बोल सकते हैं दैट दीज आर द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। एंड देन कम्स योर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? एक तरफ आ रहा है। ओके, द क्रस्ट डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्स अंडर अनदर। एक जो क्रस्ट है विच इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट, वो क्या करता है? दूसरे के अंदर एक के ऊपर एक ऐसे जाता है। ओके, कन्वर्ज करता है, इसके नीचे जा रहा है, सबडक्शन हो रहा है इसका। ओके, लोकेशन ऑफ सिंकिंग प्लेट, हम क्या बोलते हैं कि जहां पर प्लेट नीचे जा रहा है, सपोज दिस इज वन प्लेट, दिस इज वन प्लेट और उसके नीचे जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पर वो नीचे जा रहा है, वन प्लेट इज गोइंग नीचे। ओके, उसके नीचे जा रहा है, तो वो सबडक्शन जोन कह सकते हो आप, या बेनियोफ जोन भी कह सकते हो। ठीक है, गुड। ओके, कन्वर्जेंस अकर्स इन थ्री वेज। ओके, कन्वर्जेंस अकर्स इन थ्री वेज: between oceanic and continental plates, between two oceanic plates, and between two continental plate। कहां कहां हो सकता है? या तो एक ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाए, कन्वर्ज करे, या दो ओशियानिक प्लेट के नीचे जाए, या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, देन ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज में क्या है? द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कन्वर्ज, डाइवर्ज, ओके, एंड देन फाइनली ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या होता है? द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड, द प्लेट जस्ट स्लाइड हॉरिजॉन्टली। मैंने बताया था ना आपको, पैरेलली भी चल सकता है। ओके, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली भी चल सकता है। ओके, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियानिक रिजेस। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में जो ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल्स पे चलता है मिड ओशियानिक रिजेस पे। डिफरेंशियल मूवमेंट इन अर्थ रोटेशन अफेक्ट द सेपरेटेड प्लेट ब्लॉक्स। ओके, ये जो डिफरेंशियल मूवमेंट होता है एंड द अर्थ रोटेशन, वो क्या करता है? वो सेपरेटेड प्लेट ब्लॉक्स को इम्पैक्ट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो अर्थ का रोटेशन से क्या कोई फोर्स निकलता है क्या? Do we know about any force that comes out of Earth's rotation on its own axis? It is the Coriolis force. Very good. Okay. The rate of plate movement कैसा है? It is determined by strips of normal and reverse magnetic field which runs parallel to the mid-oceanic ridges. तो हमें क्या पता चलता है कि आर्कटिक रिज वाला जो प्लेट मूवमेंट है, इट इज द स्लोएस्ट एट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, एंड ईस्ट पैसिफिक राइज नियर द ईस्टर आइलैंड, ये सबसे ज्यादा है। ईस्टर्न पैसिफिक का
के पास, जो ईस्टर आइलैंड के पास का जो प्लेट है उसके उसका सबसे ज्यादा है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस दैट चिले में, चिले यू नो अबाउट कंट्री चिले, तो चिले में सबसे ज्यादा आपको सुनामी के बारे में सुनने को मिलता है। चिले में, चिले में आपको सुनामी बहुत तगड़ा आता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो एरिया है दैट इज द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वो बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है। ओके, बहुत तेजी से, ऑलराइट, बहुत तेजी से वहां का जो है प्लेट का मूवमेंट होता है एट 15 सेंटीमीटर पर ईयर। बहुत रिसेंटली अभी एक सुनामी आया था वहां। इट्स नॉट डैमेजिंग बिकॉज जो चिले है ना, वो एक्चुअली इट्स अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री। okay, so they can evacuate very easily. It's not as deadly as maybe in Japan जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। okay, okay, force for plate movement कैसे होता है, let us see. So initially the earth was believed to be motionless. Okay, sea floor spreading and plate tectonics theory reveal earth's dynamic nature. तो पहले हम क्या बोलते थे कि सन अर्थ के अराउंड मूव करता है, सन जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। लेकिन हमें, जब हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी, तब हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ अपने भी एक्सिस पे रोटेट करता है। और अर्थ जो है दैट रोटेट्स अराउंड द सन, समथिंग विच आर्यभट्ट केम टू नो इन द थर्ड फोर्थ सेंचुरी एडी। these people, it took them, okay, that it took them 2000 years to figure out. ओके, मोबाइल रॉक जो होता है प्लेट्स के नीचे, वो सर्कुलर फैशन में मूव करता है। हीट राइजेस एंड स्प्रेड्स, कूल्स, सिंक्स इन कन्वेक्शन सेल्स। ओके, हीट सोर्स क्या क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट? इट इज द रेडियो एक्टिव डीके एंड रेसिडुअल हीट दैट इज लेफ्ट ओवर हीट फ्रॉम द रेसिडुअल एक्टिविटीज। ओके, या आप अगर देखोगे रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से भी हीट जनरेट होता है। आर्थर होम्स आइडिया इन्फ्लुएंस्ड हैरी हेसेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट, और आज के डेट में सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट इज मोर और लेस एक्सेप्टेड। ओके, इट इज मोर और लेस एक्सेप्टेड। स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट मैंटल बिलो प्लेट्स ड्राइव द प्लेट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हॉट मैंटल है, आपको पता है ना, 3 पार्ट्स होते हैं अर्थ का जो होता है, उसमें हॉट मैंटल जो है उसका स्लो मूवमेंट, वो क्या करता है, वो प्लेट मूवमेंट को, ओके, वो प्लेट मूवमेंट को डायरेक्ट करता है। ऑलराइट, इंडियन प्लेट के बारे में बात करते हैं। सो इट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। अभी आपको पता था, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज वन प्लेट। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज वन प्लेट, ओशन से होते हुए जाता है। नॉर्दर्न बाउंड्री, तो इसका जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका नॉर्दर्न बाउंड्री कहां पर है, अलोंग द हिमालयाज। तो वो सबडक्शन जोन है, बिकॉज आपको पता है कैसे तैथिस सी ऊपर कैसे आ रहा है, बिकॉज सबडक्ट हो रहा है। इंडियन प्लेट जो है वो किसके अंदर जा रहा है, वो आपका यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है। सो क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, मतलब एक कॉन्टिनेंट बाउंड्री के अंदर आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट जा रहा है, तो उससे आपका कन्वर्ज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऊपर आपका माउंटेन्स बन रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी से दैट हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि यंग क्यों है, क्योंकि अभी भी ऊपर जा रहा है। अभी भी माउंट एवरेस्ट का हाइट अगर आप हर डिकेड में मेजर होता है तो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, कुछ मीटर से माउंट एवरेस्ट बढ़ते जा रहा है। ईस्टर्न बाउंड्री क्या है इंडियन प्लेट का? इट एक्सटेंड्स थ्रू द राकिनयोमा माउंटेन्स। प्लीज रिमेंबर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग, राकिनयोमा माउंटेन्स टू द जावा ट्रेंच आइलैंड आर्क। जावा कहां पर है आप? जावा इज इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? इंडोनेशिया में जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है और बाली है। ओके,
ये 4 आइलैंड मेन है, और भी बहुत सारे आइलैंड है, छोटे 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 आइलैंड, लेकिन ये सारे आइलैंड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे इधर कौन सा आइलैंड है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा आइलैंड है? बाली आपका साउथ में पड़ जाएगा। ओके, सबसे इधर, हाँ, बोर्नियो में दे वांट टू शिफ्ट इट टू बोर्नियो। ओके, देन इधर आपका जावा है, ईस्ट पार्ट में, बीच में आपका सुमात्रा आ जाएगा। यस, ऊपर आपका नॉर्थ में आपका बोर्नियो आ जाएगा, और इधर क्या है, ईस्ट टिमोर करके करके आपने कंट्री सुना हो, ईस्ट टिमोर करके आपने कंट्री सुना होगा। यस, आउट ऑफ ऑल दीज, आउट ऑफ ऑल दीज ये जो है सुमात्रा वेस्ट में आपको ज्यादा मिलेगा। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। ओके, नॉट 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 दैट, जावा आपको इधर मिलेगा। ऑलराइट, जावा आपको किधर मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। सुमात्रा आपको यहां मिलेगा, विच इज क्लोजर टू, सुमात्रा विल बी क्लोजर टू अंडमान। ओके, सुमात्रा विल बी क्लोजर टू अंडमान, और जावा आपको इधर मिलेगा, और बोर्नियो आपको नॉर्थ में मिलेगा। करेक्ट, बोर्नियो आपको नॉर्थ में मिलेगा। करेक्ट, और बाली आपको थोड़ा सदर्न पार्ट में मिलेगा। सो दिस इज द होल थिंग। ओके, दिस इज द होल थिंग। अंडमान के पास सबसे बहुत पास है, आपको पता है अंडमान, और इट्स ओनली 60 किलोमीटर्स। अंडमान एंड सुमात्रा, अंडमान एंड सुमात्रा इज ओनली 60 किलोमीटर्स। और उसके बाद सुमात्रा के यहाँ पर आपको जावा मिलेगा सदर्न पार्ट में, और ये जो आपका जकार्ता है इट इज इन जावा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जावा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जावा? जावा के साथ ये प्रॉब्लम है दोस्त। ओके, जावा के साथ ये प्रॉब्लम है दैट इट इज सिंकिंग, इट इज सिंकिंग। ओके, और उसके वजह से आपका जकार्ता भी सिंक हो रहा है। नॉर्थ में बोर्नियो है, बोर्नियो में दे वांट टू शिफ्ट, द इंडोनेशियंस दे वांट टू शिफ्ट देयर कैपिटल टू बोर्नियो आइलैंड। और उसके बाद साउथ में आपको बाली मिलेगा, बाली हिंदू है, इट्स अ हिंदू कंट्री। वहां पर आप जाइएगा तो अभी भी आपको गणेश जी की पूजा वगैरह वहां पर होते रहता है। ओके, आप अगर देखोगे सदर्न मोस्ट पॉइंट के साथ, सुमात्रा और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, राइट, वहां से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ओके, वहां से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ऑलराइट, बहुत कम डिस्टेंस है। okay? जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट लास्ट पॉइंट है, उससे बहुत कम डिस्टेंस है। और क्वेश्चन भी आ चुका है, प्लीज रिमेंबर दिस, मैपिंग में क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, ठीक है, इट्स अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 किलोमीटर्स है फ्रॉम द लास्ट आइलैंड, क्योंकि अंडमान आइलैंड नॉर्थ से साउथ बहुत ज्यादा होता है ना, नॉर्थ से साउथ 500 प्लस आइलैंड्स है। आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान सी के बारे में, इफ यू गाइज रिमेंबर, अंडमान सी के बारे में क्वेश्चन था, है ना? यस, और जावा सुमात्रा के बारे में भी क्वेश्चन था। तो हम लोग सबसे पास सुमात्रा से, प्लीज रिमेंबर दिस, सुमात्रा से सबसे हम पास हैं। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द इंडियन प्लेट में क्या है, आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियानिक रिजेस मिल जाएगी। वेस्टर्न मार्जिन में कीर्थर माउंटेन्स, मकराना कोस्ट, मकराना कोस्ट किधर है दोस्त? वेयर इज द मकराना कोस्ट? इट्स इन ईरान बालूचिस्तान वाले एरिया में, कोस्ट ऑफ मकराना। यस, करेक्ट। ओके, मकरान या मकराना कोस्ट आप कह सकते हो। जो चाबहार पोर्ट है आपका, मकरान कोस्ट पे क्या है आपका, चाबहार पोर्ट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अब अगर मैं इंडो ईरान मैपिंग के बारे में बात करूं, अगर मैं इंडो इंडियन ईरानियन मैप के बारे में बात करूं, तो एक तो चाबहार है, कुछ और है क्या इंडिया का इन्वेस्टमेंट? इंडिया का इन्वेस्टमेंट, फरजाद बी, फरजाद बी गैस पाइपलाइन, ये ईरान में है। ओके, इट्स इन ईरान, और ये यहाँ पर इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता था। ओके, यहाँ पर जो है इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन देर होने की वजह से ईरान वेंट विथ चाइना। और कीर्थर माउंटेन कहाँ पर है, ये आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। ओके, और तो ये आपका वेस्टर्न मार्जिन हो गया इंडियन प्लेट का।
इसका बाउंड्री किसके साथ है? अंटार्कटिक प्लेट के साथ है। मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर अ सुपर कॉन्टिनेंट, तो हम अंटार्कटिक के पास थे। ओके, marked by oceanic ridge, it merges into spreading side south of न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से अंटार्कटिक बहुत पास है। अगर आप न्यूजीलैंड से हेलीकॉप्टर लोगे, अगर सदर्न न्यूजीलैंड से हेलीकॉप्टर लोगे, तो यू कैन रीच अंटार्कटिका। दैट्स हाउ, ओके, दैट्स हाउ क्लोज द अंटार्कटिक प्लेट इज। ओके, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अगर मैं बात करूं, सो इंडिया जो है, इट वाज ए लार्ज आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट separated from Asia by the Tethys Sea until about 225 million years ago. It started its northward journey about 200 million years ago during the Pangaea breakup. Collision with Asia occurred about 40-50 million years ago, causing the rapid Himalayan uplift. ऐसा लग रहा है कल ही हुआ था, है ना? ज्यादा लग रहा था कल ही टेथिस सी था, और कल ही हिमालयन माउंटेन्स हुआ था, है ना? आप लोग थे कि नहीं जब ऐसा कोलिजन देखा था कि नहीं आप लोगों? हैव यू गाइस सीन द कोलिजन? It was approximately 40-50 million years ago, okay, which caused rapid Himalayan uplift. उससे जो होता है, क्या हुआ था, ये बीच में आपका क्या था, सी ऑफ टेथिस सा, नीचे से इंडियन प्लेट आया, ऊपर से आपका यूरेशियन प्लेट ऑलवेज वाज देयर, और उसके बाद क्या हुआ, कोलिजन जो हुआ उसकी वजह से माउंटेन बना। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द हेल डू यू फाइंड फॉसिल्स ऑफ फिशेस at approximately 8,000 meters? Because these are the marine life from the sea of Tethys जो बेचारे दब गए। ऑल राइट, सो ये रैपिड हिमालयन अपलिफ्ट, इट इज कंटिन्यूअस, अभी भी जा रहा है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन दिस होल। एक एक बार ऐसा होगा, दे विल बिकम ओल्ड, और वो जो है टेक्टोनिकली एक्टिव होना बंद हो जाएगा, बट नॉट इन आवर लाइफ टाइम। ओके, यस, स्टेबल एज लाइक दी अरावलीज, अरावली जैसा स्टेबल हो जाएगा। अरावलीज में भी आपको पता है ना, बहुत सारे वोल्केनोज है। हरियाणा में 2 वोल्केनो है, गुजरात में 1 वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ओके, द मूवमेंट लेड टू द आउटपोरिंग ऑफ लावा विच फॉर्म डेक्कन ट्रैप्स। ओके, सो ये डेक्कन ट्रैप्स का एक और थ्योरी क्या है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट से जब पास हुआ था, तो वहां पर जो पूरा एरिया है वो लावा से भर गया। ओके, एंड रीयूनियन हॉटस्पॉट इज वोल्केनिकली एक्टिव, बिकॉज उसमें अंडर वाटर वोल्केनोज आपको मिल जाएगा। रीयूनियन आइलैंड किसका कहां पर है, और किसका किस कंट्री के पास है? एनीबडी? Reunion is France, okay? It belongs to France. It's an Indian Ocean, okay? It's a volcanic island, all right? Reunion Island जो है, it's a volcanic island, okay? अच्छा खासा population है Reunion में. It's, I think, approximately 1 million people live in the Reunion Island, which is surprising. Which is rather surprising. इतने छोटे से island में इतने सारे लोग रहते हैं. I have to confirm about that. I read some, but मेरे को, okay. तो उसमें से फॉसिल होंगे, फिर ऑयल कोल ये सब भी होगा। ऑयल, हाँ हो सकता है, मिलता है ना दिग्बोई वगैरह वाले फील्ड में, पूर्णिया दिग्बोई वाला एरिया में मिलता है ना ऑयल, लेकिन वो निकाला नहीं जा सकता। जो हिमालयन ऑयल है, या ऐसा आप बोल रहे हो, तो हो सकता है मिल जाएगा, बट इट इज सो डीप दैट इट डजंट मेक एनी फीजिबल सेंस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चंस देख लेता हूँ, व्हाट आर एनी क्वेश्चंस? स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यस, correct. Okay, about 140 million years ago, Indian subcontinent was located as far south as 50 degrees south latitude. बहुत साउथ में थे हम, अंटार्कटिका के पास में थे, if you guys remember. Okay, so ये आपका प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर is completed. Okay, okay. So what we can do is मिनरल कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक को कर लेते हैं। मिनरल्स को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो मिनरल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं।
मिनरल कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो मिनरल्स इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसमें एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और एक डेफिनेट ओके केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। मिनरल्स कैन बी या तो ऑर्गेनिक मिनरल्स हो सकता है या इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो सकता है। ऑर्गेनिक मिनरल्स क्या है? जो फॉसिल्स वगैरह से, प्लांट और एनिमल फॉसिल से आपका बन रहा है, और इनऑर्गेनिक मिनरल हो रहा है जो उससे नहीं बन रहा है। सम मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स while others consist of single elements like sulfur, copper, silver, gold and graphite। तो ये सारे जो है सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट जो है वो सिंगल एलिमेंट से बनते हैं। ओके। एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ अर्थ का जो क्रस्ट है, 98% of Earth's crust is comprised of 8 major elements, that is oxygen, silicon, aluminium। तो Cl और सीमा याद है आपको? We talked about silicon and silicon, aluminium, silicon, magnesium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium। Minor element, so remaining portion of Earth's crust includes elements such as titanium। titanium oxide का क्या रहता है? If you guys have read about ilmenite and rutile, this was there, okay, this was there in your last year NCERT, sorry, last year paper। Hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and others। There exist over 2000 named and identified minerals in the earth's crust। over 2000 minerals exist करते हैं। obviously सबको लिस्ट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बिलोंग टू 6 major groups which are known as major rock forming minerals। मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्राइमरी सोर्स है हॉट मैग्मा इन द अर्थ इंटीरियर, और जब वो निकलता है, जब वो कूल हो जाता है, तो उसके बाद आपको मिनरल्स मिलते हैं। सो एज द मैग्मा कूल्स, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स बिगेन टू फॉर्म। ओके। हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स कैन बी आस्क्ड। ओके, जब मैग्मा कूल होते हैं, सो क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स इट बिगिंस टू फॉर्म, लीडिंग टू द सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइजेशन। अब जब मिनरल क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो फिर फर्दर सॉलिडिफाई होता है रॉक्स पे। ओके, मिनरल क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट फर्दर सॉलिडिफाइज इनटू व्हाट? इट सॉलिडिफाइज इनटू रॉक। ओके। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स क्या होता है? external crystal form, so it is determined by internal arrangement of molecules which results in various shapes such as cubes, octahedrons and hexagonal prisms। तो यहाँ पर जो होता है क्रिस्टल का जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होता है? आपको डेफिनेट शेप्स मिलते हैं मिनरल्स के। क्लीवेज, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू ब्रेक। क्लीविंग प्रोसेस आप समझते हैं ना? व्हाट इज क्लीविंग प्रोसेस? क्लीविंग का मतलब होता है किसी को सेपरेट करना या ब्रेक करना। ओके, अलोंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग फ्लैट surfaces। The cleavage is influenced by the internal molecular arrangement and a mineral may cleave in multiple direction at various angles। तो एक मिनरल्स, पर्टिकुलर मिनरल्स जो है वो टूट सकता है मल्टीपल डायरेक्शन में। फ्रैक्चर, it occurs when a mineral lacks distinct planes of cleavage। जब डिस्टिंक्ट प्लेन में नहीं टूटता है, सपोज अगर मान लो देयर इज दिस मिनरल लाइक दिस, और वो डिस्टिंक्ट प्लेन्स में नहीं टूटता है, सो व्हाट हैपेंस? देयर इज फ्रैक्चर, अब्रप्ट ब्रेकिंग, आप ऐसे कह सकते हो, अब्रप्ट या इरेगुलर ब्रेकिंग होता है। देन लस्चर, लस्चर का मतलब क्या होता है? देयर इज दिस शाइन। लस्चर, लस्चरस हम क्या बोलते हैं? शाइनिंग। मिनरल्स जो होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर शाइन होता है। कलर, सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स व्हिच इज डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर while others may be colored by their impurities। और आप उस impurities को हटाओगे तो वो कलर भी हट जाएगा। ओके, स्ट्रीक, द कलर ऑफ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल व्हेन स्क्रैच्ड अगेंस्ट अ सरफेस। तो आपको क्या मिलता है? स्ट्रीक मिलता है। ओके। इट मे डिफर फ्रॉम द मिनरल्स एक्सटर्नल कलर। यहां पर क्या बोल रहा है? जो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल है,
आप एक मिनरल को पाउडर में कन्वर्ट करो और जब उसको किसी सरफेस के अगेंस्ट स्क्रैच करोगे, यू विल फाइंड द स्ट्रीक ऑफ द मिनरल, और वो डिफरेंट हो सकता है मिनरल के ओरिजिनल एक्सटर्नल कलर से। ट्रांसपेरेंसी, तो मिनरल्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी एज वेल। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट पासेस थ्रू क्लियरली। डायमंड देखा है आपने? हैव यू गाइस सीन डायमंड? डायमंड से कैसे मल्टीपल डायरेक्शंस में पास करता है। सो इज इट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट? क्या डायमंड परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है? इट्स नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। इट्स नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, वहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है। वहां पर क्या होता है? मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होता है। ओके, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो ऐसे लाइट निकल जाती। ओके, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वी माइट हैव स्टडीड अबाउट समथिंग कॉल्ड TIR, total internal reflection, that happens inside the diamonds, right? Yes, correct. Then translucent light passes through but is diffused, making the objects blurry. मतलब it is neither opaque nor transparent. Opaque का मतलब क्या होता है? Light does not pass through at all. Okay, so different different आपको minerals होते हैं, different different आपको rocks मिलते हैं, उसमें आप जो है, okay, उसमें जो है आपको ये पता चलता है। ओके, हार्डनेस, ऑलराइट, हार्डनेस मोज स्केल पे, MOHS, मोज स्केल पे आप देखते हो हार्डनेस टाल्क का सबसे कम है एट 1, और डायमंड का हार्डनेस सबसे ज्यादा है एट 10। ओके, फिंगर नेल का हार्डनेस 2.5 है, या ग्लास और नाइफ ब्लेड का 5.5 है। देन कम्स योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिनरल, जब मैं वेट ऑफ मिनरल को डिवाइड कर देता हूं वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। मान लो मिनरल का वेट है, ओके, मिनरल का वेट है समथिंग XYZ, और उतने ही, ओके, उतने ही अमाउंट का वाटर में ले आया, ऑलराइट, इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द डेंसिटी ऑफ द मिनरल। मुझे क्या पता चलता है मिनरल का डेंसिटी कैसा है? व्हेन आई टेक द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मिनरल टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मुझे पता चलेगा कितना इसका डेंसिटी है। ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी कैन स्टॉप राइट नाउ। इसके बाद मेटालिक मिनरल्स है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ओके, टाइप ऑफ रॉक्स भी है। सो है अभी टाइम हमारे पास, वी कैन डू दिस थिंग, और आई ट्राई टू सेंड यू द फाइनल पिक्चर वाला डॉक्यूमेंट एज सुन एज पॉसिबल, तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है?